नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने लेकर के आई हूँ हमारे वीकली करंट अफेयर्स को। हमारी जो डेट है वो है 15 फरवरी से 21 फरवरी। तीसरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप लोग लिखिए, नोट करिए और उनसे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर कर रही हूँ आप उनको लिखते जाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगी जो कि इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे। सबसे पहला जो इस पूरे हफ्ते का इंपॉर्टेंट डेज है वो है आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। यहाँ पर अभी रिसेंटली ही जो पूरा साक्षरता एक जो है सप्ताह मनाया गया है। हमसे पता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है उसकी थीम क्या है। तो थीम है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। एक अच्छा वित्तीय व्यवहार आपका रक्षक बन सकता है। जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो हमारी आरबीआई है वो ये चाहती है कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरीके से जो आरबीआई के जितने भी पहलू होते हैं उनसे अपने आप को क्या करा ले, रूबरू करा ले। जैसे आरबीआई जो है वो अपना जो भी उसकी कंट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए सारे मैसेजेस देना चाहती है कि भाई हर कोई डिजिटल बने। डिजिटल बनने के साथ साथ उसमें जो भी सेविंग्स करना है, बजट कैसे बनाना है, अपने डेट अगर कोई ऋण चल रहा है उसको पे कैसे करना है, लिटरेसी की चीजों को समझे। जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट भी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट जो संविधान साक्षर जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है भारत का, वो कौन सा बना है? वो हमारा बना है कोल्लम, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? केरल से। तो संविधान साक्षर जो पहला एक डिस्ट्रिक्ट बना है वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीआई भी इस चीज की पहल में कोशिश कर रही है। ऐसे ही 18 से लेकर के 27 फरवरी तक एक ताज महोत्सव मनाया गया था आगरा में। तो एक छोटा सा मैं आपको ये बता रही हूँ कि ताज महोत्सव जो है वो भी यहाँ पर मनाया गया था, 2023 में ही मनाया गया, जिसमें अलग अलग आर्ट, कल्चर, क्यूजीन्स ये सब कुछ दिखाया गया था। बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। टूरिज्म की जो हमारी मिनिस्ट्री है वो इस चीज को यहाँ पे मनाती है। पूरी कंट्री से लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगरा से ही आते हैं, पूरी कंट्री से लोग आते हैं। 10 दिनों तक चला था ये, 18 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक। और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको मनाया गया था। आगरा की पूरी चीजों के बारे में जो कि शाहजहां ने बनाया था 1631 से 1648, यमुना बैंक के किनारे ये जो सिचुएटेड है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना हुआ है ये। तो ये आप याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब यहाँ पर ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का भी एक दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? हर साल 21 फरवरी को इसको मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है पता है? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, अब मदर लैंग्वेज है वो तो आप समझ रहे हो कि बहुभाषी को प्रमोट करने के लिए उसकी थीम भी कुछ इसी प्रकार की है। बहुभाषी एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता पे बनाया गया है। ये हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे सवाल ऐसा बन सकता है, या तो आपसे सीधा डे पूछ लेगा या आपसे ये पूछेगा कि ये किसने शुरुआत करवाई थी। तो देखिए, इसकी शुरुआत करवाई गई थी बांग्लादेश द्वारा। बांग्लादेश में जो बंगाली लैंग्वेज है, जब वहां के लोग इस चीज के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो उस समय वहां के लोग अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट चला रहे थे। उस समय ये चीज को लेकर आया गया था और फिर उसके बाद यूनेस्को ने इस चीज को 1999 में पूरे तरीके से मान लिया कि हाँ, ये वाला जो पूरा दिन है हम लोग ट्रिब्यूट के तौर पर इसको मनाया करेंगे। तो हमसे सवाल क्या आएगा, ये किसने बनाया था आइडिया, और ये कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? तो ये थे इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट डेज। अब हम आते हैं कुछ डिफेंस न्यूज के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज इस हफ्ते की ये रही है कि 2023 में एरो इंडिया का जो है एक पूरा समारोह जो है वो 2023 का मनाया गया है।
अब एरो इंडिया शो कहते हैं इसको। ये 13 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और हुआ कहाँ है वो आपको याद रखना है, एयरफोर्स स्टेशन यकलांका में, बेंगलुरु में इसको यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसके अंदर एयरफोर्स का पूरा जो चीजें हैं एयरफोर्स से जुड़ी हुई वो सब यहाँ पे दिखाई गई है। एक बहुत बड़ा बिजनेस इवेंट था और इसकी थीम भी आपको मैं बता दूं, आप इसको लिख सकते हैं। इसकी थीम थी रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अवसरों की ओर बढ़ने का मौका मिलना। ठीक है, इंडिया ने एरोस्पेस में, डिफेंस में कितना आगे बढ़े हैं वो सब दिखाया गया था। तो हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये उसके वो और HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिल करके हर साल इसको लेके आती है, जिसमें और अलग अलग जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जैसे कि कौन सी आपने सुना ना, बोइंग है, एयरबस है, डेसॉल्ट है, मार्टिन है, ब्रह्मोस है, आर्मी एविएशन है, लार्सन एंड टॉर्बो है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती है। बताया जाता है कि हम लोगों ने, जैसे तेजस है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है, इन सबको कैसे प्रमोट करा है कोविड-19 के बाद से, किस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे इवेंट में या इस पूरी चीज में कैसे अपने आप को प्रमोट किया है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर पूरा एरो इंडिया। ये बेंगलुरु में किया जाता है, आप याद रखो, डिफेंस मिनिस्ट्री कहते हैं, और ये हर 2 साल में होता है। तो अभी 2023 में हुआ, अगला 2025 में होगा। तो ये आप याद रखिए, इसमें एयर शो दिखाए जाते हैं, पहली बार यहाँ पर भी काफी सारे एयर शो दिखाए गए। अब इसमें एक चीज मैं और बता दूं, एरो इंडिया में जो इससे सवाल बनेगा, जितना बताया वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ में ड्रोन का एक स्टार्टअप यहाँ पे आया था जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस। तो हमारे लिए इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ये तमिलनाडु की ही एक स्टार्टअप कंपनी है, गरुड़ एरोस्पेस, जो कि जिसने अपना एक सूरज के नाम से, ये हमसे पूछा जाएगा कि गरुड़ एरोस्पेस का जो सोलर पावर का ड्रोन है, मतलब कि सौर ऊर्जा से चलने वाला एक ड्रोन, उसका नाम क्या है। तो गरुड़ एरोस्पेस के जो ओनर है अग्निश्वर जयप्रकाश, उन्होंने इस पूरे को स्टार्टअप बनाया है और उन्होंने सोलर एनर्जी से चलने वाला एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम क्या है, सूरज। याद हो जाएगा सबको। ये फैक्ट्स मैं चाहती हूँ आप लोग लर्न कर लो, क्योंकि एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। एरो इंडिया याद हो जाएगा, बैंगलोर में हुआ है और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले डिफेंस के करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर है कि जो हमारी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज अभी ही रिसेंटली 2023 की जो है वो परफॉर्म की गई है। तो हमसे सवाल क्या बनता है, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जो है वो कहाँ पर हुई है। तो सबसे पहली चीज, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में होती है। कहाँ पर हुई है, शीगा प्रोविंस जापान में, इंडिया में नहीं हुई है, शीगा जापान में हुई है। ठीक है, जिसमें इंडियन आर्मी की गढ़वाल राइफल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और चौथा एडिशन था। देखो एग्जाम के लिए आपको ये फोर्थ एडिशन किसके बीच में होती है और इस बार कहाँ हुई है वो इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई डेट नहीं पूछेगा, डेट तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो आप नहीं लर्न करो चल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं हमारी जापान के साथ और कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो जापान के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है मालाबार। ये क्वाड वाली है, क्वाड पता है ना सबको, 4 कंट्रीज का ग्रुप है टू काउंटर चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में। साथ ही साथ उनके साथ हमारी जिमेक्स शिन्यूमेट्री, ये एक्सरसाइज भी होती है। तो इस बार की जो पार्टिसिपेंट करने वाली है वो है गढ़वाल रेजिमेंट। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट किया है वो गढ़वाल रेजिमेंट ने किया है। गढ़वाल रेजिमेंट जो कि ब्रिटिश के जमाने में 1887 में चलाई गई थी, मतलब स्टार्ट हुई थी। लेकिन अगर जितनी जो मैं बात करूँ, सबसे पुरानी हमारी असम राइफल्स है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है, वो है असम राइफल्स। उस समय गढ़वाल रेजिमेंट को रॉयल गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था। गढ़वाली पीपल जो है बेसिकली वो उत्तराखंड से बिलोंग करने वाले पीपल हैं। राजपूतों ने गढ़वाल किंगडम 1000 साल पहले करीब जो है वो स्टार्ट करी थी। तो वहां से ये गढ़वाल, गढ़वाली रेजिमेंट, ये सब शब्द निकल के आए। तो धर्मा गार्डन एक्सरसाइज का भी बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इसको हम किस तरीके से बढ़ावा दें, हम किस तरीके से इसको इम्प्रूव करें। मैंने पहले भी आपको क्लास में तरकश एक्सरसाइज के बारे में भी बताया है, डस्टलिक एक्सरसाइज के बारे में बताया है। तो हर बार जो भी इस तरीके की कुछ भी चीज होती है वो मैं आपको बताती रहती हूँ।
ठीक है। डिफेंस के सारे करंट अफेयर याद रखिएगा, और आप अलग से जो अपनी नोटबुक बना रहे हैं उसमें लिखते जाइएगा इन सारे फैक्ट्स को। डिफेंस का अलग से ही पोर्शन बना लो, सारे करंट अफेयर्स एक साथ लिखते जाओ। वैसे तो आपके पास जो है मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी आती ही है, उसमें भी सारे आपको मिल जाते हैं। बाकी आप खुद से भी अपना बनाना चाहते हैं तो जैसे जैसे वीकली का मैं कवर करवाती हूँ, उसमें भी आप लिख के इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारी एक ऐप लॉन्च की गई है जिस ऐप का हमारा नाम है खनन प्रहारी ऐप। ठीक है, अब खनन से आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि खनन का मतलब क्या होता है, कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, माइनिंग करेंगे, खोदेंगे। तो यहाँ पर खनन प्रहारी ऐप जो है वो यहाँ पर लॉन्च की गई है। किसके लिए की गई है? कोयले के लिए। एक मोबाइल ऐप जो कि हमें कोयले से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों की जानकारी देगी। ये यहाँ पर जो पूरी ऐप लॉन्च की गई है, ये कोयले को सिर्फ एक, जो कोयले की अनऑथराइज्ड या फिर अवैध तरीके से या गलत तरीके से जो उसका प्रबंधन होता है, उसकी निगरानी और प्रबंधन के लिए उसको बनाया गया है। ठीक है, किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। कोल के लिए हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंक्रीट वॉल लगाना, सरप्राइज तरीके से रेड मार देना, चेकिंग करना, ये सब बहुत बार किया जाता है। तो उसी के तहत एक और चीज यहाँ पे स्टार्ट की गई है। क्लियर है? खनन प्रहारी आप याद रखिएगा किस पर्पस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही फेमस आदि महोत्सव। मैं यहाँ पर गई भी थी, बहुत ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एक तरीके का ट्राइबल फेस्टिवल है, याद रखिएगा। ट्राइबल फेस्टिवल से मेरा मतलब है कि ये एक तरीके से जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, पूरी तरीके से हमें ये बताता है कि हमारी ट्राइबल फेस्ट मतलब क्या है ट्राइब्स में हमारे पास। ये ध्यानचंद स्टेडियम है ना जो दिल्ली के अंदर, वहां पे हुआ था। 16 तारीख से शुरू होकर 27 तारीख तक पूरा चला था। हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऑर्गेनाइज कौन करता है। वो है ट्राइफेड। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ट्राइफेड। तो इसको आप लिख लीजिए, ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। ये कौन सी मिनिस्ट्री में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो हमारी अनुसूचित जनजातियों की जो मिनिस्ट्री है उसके तहत बनाया जाता है, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जिसका बेसिक था कि भाई वन धन धन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वनों को प्रमोट करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर दिखाया जाए। इवन यहाँ पर मैंने देखा था बहुत सारे ट्राइबल जो फाइटर्स हैं जैसे कि बिरसा मुंडा और बहुत सारे ऐसे 500 से ज्यादा ट्राइबल आर्टिस्ट की पिक्चर लगाई गई थी, स्टॉल्स लगाए गए थे। और हर जगह पे वहां पर एक थीम डिस्प्ले की गई थी। और थीम क्या थी वहां पर? सेलिब्रेशन ऑफ क्राफ्ट्स कल्चर। ठीक है, हमारे क्राफ्ट्स और कल्चर का एक महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी स्टेट जगह पर जो मिलेट्स हैं, जो हमारे मोटे अनाज है, उनको भी डिस्प्ले किया गया था। मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रही हूँ पर मैं समझा हिंदी में ही रही हूँ पूरा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मिलेट की प्रोडक्शन के लिए काफी बार बात यहाँ पर की गई है कि हमें मिलेट को प्रोडक्शन में कैसे बढ़ावा देना है, तो बहुत बात की गई है इसके ऊपर। तो बस वहां पर भी यही चीज की गई कि मिलेट्स की प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। जो हमारे मिलेट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं? श्री अन्न। श्री अन्न की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ावा देना है, इस बार के हमारे बजट में भी इसके बारे में बोला गया है। तो उसी को यहाँ पर भी दिखाया गया। तो ये था आपका पूरा आदि महोत्सव। इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए गए थे, जैसे पाशमिना। पाशमिना कहाँ से? लद्दाख से। पतचित्र पेंटिंग, डोकरा स्कल्पचर और श्री अन्न की एक बास्केट। तो ये सब जो है यहाँ पर एक पेंटिंग्स या फिर ये सारी चीजें गिफ्ट की गई थी। अगर मैं बात करूं कि पट्टचित्र कहाँ की है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अभी न्यूज में आ गई आर्ट। ये पट्टचित्र क्या है? एक क्लोथ पे बनाने वाली एक पेंटिंग होती है जो कि सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के एरिया में की जाती है। कुछ हिस्सा बांग्लादेश का भी आता है इसमें। तो अब हमसे क्या पूछेगा एग्जाम में, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, वहां पे डांस परफॉर्मेंस भी थी। खैर मैंने नहीं देखी ये सब, उतना उस समय तो नहीं हो रही थी, पर वैसे डांस परफॉर्मेंस भी वहां पर जो है काफी पोस्टर्स लगे हुए थे, जैसे कि बागुरुम्बा का हो गया, पंथी डांस हो गया, गुसाड़ी हो गया तेलंगाना का। तो ये डांस परफॉर्मेंस भी वहां पर दिखाई गई थी। तो हमारे लिए एग्जाम में
करंट में आ गई ये चीजें। हमसे क्या पूछ सकता है, पाशमिना कहाँ पे है, पट्टचित्र कहाँ की कला है, डोकरा स्कल्पचर कहाँ का होता है, या फिर बागुरम्बा, पंथी डांस, गुसाड़ी डांस, ये सब क्या है, ये कहाँ पे होती है। तो इसलिए मैंने आपको ये सब भी बता दी, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कि ये चीजें जो है कहाँ पर परफॉर्म की जाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं। अभी यहाँ पर जो है मोहम्मद शिबाहुद्दीन, जो है मोहम्मद शिबाहुद्दीन बांग्लादेश के, यहाँ पर लिख लीजिए इसको, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शिबाहुद्दीन जो है वो 2023 में ही, और जो भी वहां की बांग्लादेश की आवामी लीग है, उन्होंने 2023 में इनको यहाँ पर बनाया है। ये बहुत सारी चीजों के लिए वहां पर फेमस है ये पर्सन। और ये अभी वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना है। और प्रेसिडेंट कौन बन गए, मोहम्मद शिबाहुद्दीन। देखो जो भी हमारा वन डे एग्जाम होता है उसमें अक्सर कभी ना कभी जो न्यू अपॉइंटमेंट्स होती है ना, उससे क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने पहले की क्लासेस में आपको नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का बताया था, ऐसे ही अभी ये आए हैं। मैंने न्यूजीलैंड का भी बताया था, अभी ये आए हैं, तो ये बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे नेबरिंग कंट्री में से आता है और हमारे रिश्ते भी उनके साथ अच्छे हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने एक तस्वीर, आपके सामने मैं दिखाना चाहती हूँ। वो है ये पिक्चर साइक्लोन गैब्रियल। अभी ये साइक्लोन गैब्रियल बहुत न्यूज में, आप इस पिक्चर में देखो, ये बहुत बड़ा साइक्लोन आया है। ये फेब्रवरी के जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हिस्सा है वहां पे हिट किया है। तो हमसे पूछा जाएगा साइक्लोन गैब्रियल कहाँ पे यहाँ पर हिट किया है, वो है न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में इसने बहुत जबरदस्त पूरी तबाही मचा दी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है ववान्तु, वहां पे आया है, और न्यूजीलैंड में तो बहुत ही ज्यादा, और इसीलिए न्यूजीलैंड में क्या कर दी गई है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, मतलब कि वहां पर अभी इमरजेंसी की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ये पूरे रीजन में अब बहुत ज्यादा फ्लड भी आ गए हैं वहां पर। आप इसकी पिक्चर देखोगे तो बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाया गया है। प्लस जो वहां पर खाने पीने के जो प्राइजेस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए। इसलिए साइक्लोन गैब्रियल न्यूज में है। जो जो इस तरीके का साइक्लोन है वो आपको याद रखना है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है इससे कि कहाँ पर हुआ है, क्या चीज है, ऐसे पूछता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत में पहला यहाँ पर नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर, हिंदी में कहेंगे इसको राष्ट्रीय मेट्रो रेल रेल नॉलेज सेंटर, ये ओपन अप किया जा रहा है। पहली बार मेट्रो के बारे में पूरी नॉलेज देने वाला एक सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, दिल्ली में। सवाल यह आता है कहाँ पर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा पूछता है कि कहाँ पे होगा, तो आंसर क्या होगा, दिल्ली में। देखो मेट्रो रेल आप जानते हैं कि दिल्ली में तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके अलावा भी बहुत जगह पे इसके आइडियाज, इसकी सारी चीजें बढ़ती जा रही है। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी नॉलेज दें, इससे जुड़े हुए नई नई कॉन्फ्रेंसिंग दिखाए, रिसर्च लैब दें, तो इससे फायदा ही होगा। तो यहाँ पर इसको जीए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, वो इसको यहाँ पर तैयार कर रही है, और आगे आने वाले समय में इसमें और ज्यादा उम्मीद है कि और नए नए चेंजेस करके इसको बनाया जाएगा। सवाल सीधा यहाँ आएगा कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, डीएमआरसी ने यहाँ पर ये जीए को दिया। डीएमआरसी का मतलब क्या है, यहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उन्होंने यहाँ पर तैयारी करने के लिए दिया है। ये बनाया जाएगा, 46 करोड़ का एस्टिमेशन चल रहा है कि 46 करोड़ की लागत के साथ इसको विश्वविद्यालय, जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है उसके पास इसको बनाया जाएगा। ऑलरेडी पटेल चौक का जो एक स्टेशन है ना दिल्ली में, वहां पर ये चल रहा है मेट्रो म्यूजियम, मैंने भी विजिट किया हुआ है उसको। वहां पे पूरा मेट्रो के रिलेटेड म्यूजियम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो ऑलरेडी चल रहा है, बट ये एक नई चीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि अभी ही जो है यूट्यूब के नए सीईओ को अपॉइंट किया गया है। अभी इनको जो अपॉइंट किया उनका नाम हमसे पूछा जा सकता है, नाम है नील मोहन। ठीक है, न्यू जो हमारी जो यूट्यूब को ओन किया हुआ है वो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पर्सन की पूरी एक बायोग्राफी जान के जाइए, बस आपको ये नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नाम से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से पर्सन को न्यू अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किसको रिजाइन दिया है, मतलब किसने रिजाइन दिया है, जैसे कि उसके बाद ये नेक्स्ट ये पर्सन आया, तो उस पर्सन का नाम है सुजैन बोजकिकी।
इनको रिजाइन करने के बाद नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे आए हैं। ये पहले मतलब काफी और जगह पे भी सर्व कर चुके हैं। और ये जो गूगल में भी आपको पता है कि इंडियन ओरिजिन सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट की भी सत्या नडेला, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, एडोब के शांतनु नारायण। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसको भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सीधा यहाँ पर ये पिक्चर ली है, क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरा ये समझाना चाहती हूँ इसी के तहत पूरा। अभी ही बजट में इसको इसको जो है अनाउंस किया गया था, पहले भी इसको अनाउंस किया जा चुका है। इसको कैबिनेट ने अप्रूव करा है 15 फरवरी 2023 को। प्रोग्राम का नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम अभी ही इसको जो है अभी 2022-23 के बजट से जो है इसको पूरा कितना पैसा दिया गया है? 4800 करोड़ रुपए। यहाँ पे आप देख लो, 4800 करोड़ रुपए दिया गया, जो कि 4 स्टेट्स और एक यूटी में लागू किया जाएगा। बेसिकली हब एंड स्पोक मॉडल, इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको यही कहेंगे, लिख लीजिए। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत इसको बनाया गया है। अब बात क्या आती है कि ये है क्या? नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, विलेजेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्या करेंगे इसमें? बेसिकली इसके अंदर जो हमारी ODOP है, वन विलेज वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है, कि सारी कम्युनिटी को एक साथ जोड़ना, 100% दोनों सेंटर और स्टेट दोनों का यहाँ पर मिलकर के काम करना, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, मोबाइल इंटरनेट, टूरिस्ट सेंटर्स बनाना, वेलनेस सेंटर्स बनाना, सबको प्रमोट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और बेसिकली सबसे ज्यादा इसको बॉर्डर एरियाज पे, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में बॉर्डर एरियाज है ना, उन विलेजेस की सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ सबको? तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इसी पर्पस के लिए है कि पूरे इसमें वाइब्रेंट विलेजेस के अंदर नॉर्दर्न एरिया के बॉर्डर्स पे ही ध्यान दिया जाएगा। बहुत ही सही स्कीम है सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ इसमें किसका सहायता ली जाएगी? ITBP की, हमारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है, वो साथ में लोगों की जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। पहले फेज में इसके करीब करीब 663 विलेजेस को, 663 विलेजेस को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। और 2400 घंटे बिजली आना, 2400 घंटे और सातों दिन यहाँ पर पानी की सुविधा मिलना, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ना, टूरिस्ट के ऐसे सेंटर्स बनाना, और ऐसे रोड्स बनाना जो हर वेदर में काम करे, ऑल वेदर रोड्स को बनाना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव। और बहुत ही बेहतरीन रूप में इसको आगे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। साथ ही साथ इसको बहुत सी और भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसको नबार्ड नबार्ड भी सपोर्ट कर रहा है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी सपोर्ट कर रहा है। क्लियर हुआ सबको? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल जन अभियान। अभी रिसेंटली ही जल जन अभियान को यहाँ पर जो है प्रोत्साहित किया गया है, या फिर एक तरीके से इसको इनॉग्रेट किया गया जल जीवन मिशन के तहत। जल जन अभियान है, वैसे ही जल जीवन नहीं है, इसको भी याद रखना, जल जीवन मिशन नहीं है, जल जन अभियान है। ठीक है। ये राजस्थान में पीएम ने जो है इसको स्टार्ट करा है, पीएम मोदी ने इसको, सिरोही जो एरिया है ना वहां का, उसको स्टार्ट किया है। पीएम मोदी ने यहाँ पर ये तक बोला है कि 21वीं सदी की दुनिया, पृथ्वी पर ही जितने भी सीमित जल संसाधन है, उसकी गंभीरता को अब महसूस कर रही है। और ये भारत की बड़ी आबादी के कारण जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जितने भी वाटर के रिसोर्सेज है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, जल संरक्षण पे ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारी जल शक्ति मंत्रालय, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत के अंडर है, वो भी यहाँ पर लेके आ रहे, प्लस ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें सारा सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर कैसे इसको प्रिजर्व करना है, इसको कैसे प्रिजर्व करना है, उसके ऊपर पूरी बातचीत की जाएगी। ठीक है। और पिछले 8 से 9 वर्षों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से नए नए बदलाव आए। और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक जो वर्चुअल पूरा हुआ था, तो उसने भी बोला था, दुख जताते हुए बोला था कि भाई हम जल संरक्षण और पर्यावरण जैसी चीजों को बहुत कठिन मानते चल रहे हैं, कि हमें बहुत सारी चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। अमृत सरोवर, अटल भूजल योजना, कैच दी रेन कैंपेन, सॉरी, उस सब चीजों को भी हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। तो जल जन अभियान याद रहेगा कहाँ पे किया गया? राजस्थान सिरोही एरिया में।
नमामि गंगे का भी जिक्र किया था यहाँ पर, सहायक नदियों जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनका भी जिक्र किया था, मॉनसून का भी जिक्र किया था कि भाई मॉनसून के सिर्फ 40 से 42 दिन बारिश के पानी पर सारा साल हम लोग यहाँ पर निर्भर रहते हैं। तो हमारे देश में यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा पानी को संरक्षित करने की जरूरत है। ठीक है, और वाटर के जितने भी रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, उनमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हमें उसको भी रोकथाम करने की जरूरत है। तो इस पूरे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बेसिक बात इन चीज पे की गई है, याद हो जाएगा ना सभी लोगों को ये। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, नाम है इसका लेक्सी चैट जीपीटी। अभी सवाल क्या बनेगा इससे, यहाँ पर जो भारत का पहला, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा लेस होकर के इंडिया में एक चैट जीपीटी आया है, जो कि ई कॉमर्स का यहाँ पर मतलब है जितना भी यहाँ पर बिजनेस के होते हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करेगा। और इसको लेकर के कौन आया है, वेलोसिटी। आपसे सवाल यही किया जाएगा कि ये कौन सी कंपनी ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ठीक है, वेलोसिटी के सीईओ जो अभिरूप मेधाकर है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि चैट जीपीटी जैसी चीजों को हम कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप उसी तरीके से आप आंसर पाएंगे। आपने मैसेज के जरिए सवाल किया, आपने बोल करके कहा है, आपकी सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके वो आपको यहाँ पर बताएगा। गूगल भी अपना यहाँ पर बनाया है, गूगल का भी अपना चैट जीपीटी है जिसका नाम क्या है, बार्ड, BARD, बार्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी चैट जीपीटी के साथ पूरा यहाँ पर बात करी है और ओपन एआई करके स्टार्ट करा है। तो चैट जीपीटी नवंबर 2022 से चलता आ रहा है, जिसके टेस्ट काफी सारे किए जा चुके हैं, जिसका यही है कि भाई जो भी आप कोई भी म्यूजिशियन है अपनी वो चीजें वहां पर एक स्क्रिप्ट जनरेट कर सकता है, कंटेंट बनाने वाले लोग कंटेंट बना सकते हैं, आप बच्चे जो है वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है वो वहां से ले सकते हैं। तो हमसे सवाल ये पूछा जाएगा कि ये क्या नाम है उसका, लेक्सी नाम है, और बनाया किसने है उसको, वो बनाया है वेलोसिटी कंपनी ने। तो हमसे जो सवाल है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। ये कंपनी है जो कि इस तरीके से डेवलप करती है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी रिसेंटली ही जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इस चीज के ऊपर कि पेंगोंग लेक जो है, फ्रोजन लेक है यहाँ पर, उसके ऊपर एक मैराथन किया गया है। ठीक है, इसने लद्दाख ने जो है इसके ऊपर पूरा एक रिकॉर्ड सेट कर लिया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। 21 किलोमीटर की उस फ्रोजन लेक के ऊपर यहाँ पर मैराथन किया गया है। कौन सी लेक, यहाँ पर लेक का नाम क्या है, पेंगोंग सो लेक। ठीक है, करीब करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर, फीट की बात कर रही हूं मैं। किसने ऑर्गेनाइज करी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख। यहाँ पर उन्होंने लद्दाख के एरिया में इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है। और मैराथन क्लाइमेट एनवायरनमेंट के ऊपर बताने की यहाँ पर कोशिश की, और इसका निक नेम क्या रखा गया है, द लास्ट रन, आखिरी दौड़ के रूप में इसको जाना जाता है। कहाँ पर, पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक जो है काफी बड़ी लेक है ये वाली, और ये इंडिया में भी है और तिब्बत में भी है। ठीक है, कुछ इसका हिस्सा तिब्बत में आता है, कुछ हिस्सा इसका लद्दाख में आता है, और कुछ हिस्सा इसका क्या है, वो आज भी विवादित चल रहा है। ठीक है, करीब 50% हिस्सा इसका तिब्बत में लाई करता है, जो कि चाइना का है हिस्सा है। 40% हिस्सा इसका हमारे लद्दाख में आता है, और बचा हुआ 10% हिस्सा इसका क्या चल रहा है, विवादित है, डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में एक तरीके से ये एक तरीके से बफर का काम करती है, दोनों के लिए ये बफर का काम करती है। ठीक है, और इस लेक को तिब्बत में कई बार सोन्याक लेक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये लेक के बारे में याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, काफी ज्यादा न्यूज में रहता ही रहता है ये। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी एआई चैटबॉट के बारे में बताया, लेक्सी, ऐसे ही
जो हमारी UIDAI है, UIDAI पता ना, जो आधार कार्ड भी बनाती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार को बनाने के लिए एक्चुअली में बनाई गई थी। तो UIDAI ने भी अपना एक AI चैटबॉट को रिलीज किया है। जैसे बाकी ने करा, ऐसे ही इन्होंने भी यहाँ पर रिलीज करा है। नाम क्या है ये आपको आराम से मिल जाएगा। आप जिस प्रकार से इनसे सवाल करेंगे ये आपको उसी प्रकार से आंसर करेंगे। आपने बोल करके दिया है, आपने किसी भी प्रकार से आंसर दिया, वैसे ही आपको ये आंसर देंगे। तो इसके जो है इस पूरे का नाम क्या है, आधार मित्र। ठीक है, लेक्सी भी याद रखिएगा, मैंने बताया बार्ड भी याद रखिएगा, और आधार मित्र। इसी लेक्चर में तीन बातें बताइए यहाँ पर आपको। जो UIDAI की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो आप वहां पे जाके पूरा पूछ सकते हैं इसके बारे में। आपने कुछ भी चेंज कराना है, आपने अपडेट कराना है, कोई कंप्लेन लेनी है, कोई अपॉइंटमेंट देनी है, कोई अपना सेंटर बनाना है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। बाकी आप जब मर्जी जिस भी लैंग्वेज में चाहें इसको ले सकते हो। आप इसको किसी भी तरीके से बात करने के लिए जो है ये आपका पूरा तैयार रहेगा। तो आधार मित्र नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। और आप उसको देख भी सकते हो आप जा करके आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हमारी जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, किस राज्य में स्थापित करने की बात की जा रही है? तो आंसर क्या है इसका, हरियाणा। हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा जो है एक फतेहाबाद उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, फतेहाबाद में जगह है गोरखपुर, वहां पर इसको लॉन्च जो है वो किया जाएगा। ठीक है, जो जितेंद्र सिंह वहां के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर बात करी है। दिल्ली से करीब करीब ये 150 किलोमीटर दूर है। तो इसको पूरा लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट यूपी में है, ठीक है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर, और कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी के है। तो अगर वहां पे ऑलरेडी है, तो अब हरियाणा में भी इसको बिल्ड करने की बात की जा रही है। और ये सब काम कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास इस चीज का अधिकार होता है। ठीक है, और करीब 700 मेगावाट की बात की जा रही है, और करीब इसमें काफी अच्छा अमाउंट जो है 20,000 करोड़ का कुछ अमाउंट इसमें सैंक्शन भी किया जा रहा है। तो ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा नॉर्थ इंडिया का, इसलिए इस पे सवाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभी UPI की जो एक सेवा है, वो सिंगापुर के साथ मिल करके UPI को भी स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब और भी 3 कंट्रीज के साथ बात चल रही है। UPI ऐसा कहा जा रहा है भाई, अभी न्यूज आ रही थी कि दुबई में भी होगा स्टार्ट, पर अभी नहीं है ऐसा। अभी फिलहाल किसके साथ कोलैबोरेट करा है, सिंगापुर के साथ। सिंगापुर का क्या, पे नाउ। UPI और हमारा UPI और पे नाउ दोनों मिलकर के यहाँ पर इंटीग्रेट हो चुके हैं। और जो भी हमारा रेमिटेंसेस हैं, मतलब वहां का यहाँ जो सामान भेजा जाएगा, या यहाँ के पैसे वहां भेजे जाएंगे, वो सब चीजें यहाँ पर एक साथ की गई है, और डेटा प्रिवेसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ठीक है, UPI आप जानते हैं कि कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे ही जो हमारा RBI है, और साथ में वहां का MAS सिंगापुर का, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, दोनों ने यहाँ पर डिसाइड कर दिया है। बहुत लंबा ये भी चल पहले से ही रहा था, डिले हो गया बहुत ज्यादा, और फाइनली अब तैयार कर दिया गया है। ठीक है भाई, पे नाउ वहां का, और ये याद रखना, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बाकी फिलीपींस के साथ बात करूँ तो हमने डिफेंस डील करी है इनके साथ, ब्रह्मोस वाली डील पता है ना सबको, डिफेंस डील करी है ये, बाकी ऐसी कोई पैसों की डील नहीं करी है, ऐसे है UPI वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नीति आयोग के अभी नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? नीति आयोग जो है, अभी यहाँ पर इसके न्यू CEO बन गए हैं। क्या नाम है उनका, अभी ही रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, BVR सुब्रमण्यम। अभी जो है, पहले इससे पहले नीति आयोग के CEO थे अमिताभ कांत, जो कि प्रेजेंटली G20 के शेरपा बन गए हैं। इसलिए दो दो जिम्मेदारियां यहाँ पर होंगी। इससे बढ़िया क्या कर दिया गया कि उनको इस जिम्मेदारी से मुक्त करके नीति आयोग को BVR सुब्रमण्यम जो है IAS ऑफिसर, वो यहाँ पर बना दिए गए। तो नीति आयोग के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो नीति आयोग हमारा 2015 में स्थापित किया गया था। नीति आयोग हमारे लिए अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग से हमेशा ही कुछ ना कुछ सवाल आते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ पूछ लेता है एग्जाम में। तो नीति आयोग एक तरीके से गवर्नमेंट की थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है, सोचने विचारने का टैंक। और आज के समय में तो ये क्या प्रमोट करती है, एक वर्ड है संघीय फेडरलिज्म को।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघीय जो पूरी एक व्यवस्था होती है उसको सबसे ज्यादा प्रमोट करती है, जिसमें हमारी सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके काम करते हैं, दोनों ही यहाँ पे काम करते हैं। नीति आयोग का जो एजेंडा है वो 7 साल का विजन है, यहाँ पर 15 साल का रोड मैप है और बाकी उसका एक्शन प्लान है। इन्होंने बहुत सारे प्लान स्टार्ट किए हैं, अमृत मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान में भी सपोर्ट करा है, स्टार्ट नहीं किया पर सपोर्ट किया है। इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो स्टार्ट की गई थी, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग का कॉन्सेप्ट आया। तो इस प्रकार से हमारा ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नीति आयोग याद रखिएगा। नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो उसके सबसे स्ट्रक्चर हेड पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर जो है इसके चेयरमैन के अलावा वाइस चेयरमैन होते हैं, सीईओ होते हैं और बाकी रीजनल काउंसिल्स भी होती हैं। बाकी इसमें 4 जो है एक्स ऑफिशियो पर्सन्स भी जुड़े होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो ऑलरेडी और भी काम कर रही हैं इसके साथ भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ 3 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है, 4 है एक्स ऑफिशियो, ये मिनिस्टर्स हैं हमारे, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर एंड अमित शाह। ये सब जो है यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो ये सब फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं इनको याद रखना। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, प्लस साथ ही साथ सारी स्टेट्स के सीएम भी आते हैं, और साथ ही साथ सीएम जो है यूटी के, मतलब दिल्ली के, पुडुचेरी के भी आते हैं, और बाकी जिन जगह पे सीएम नहीं है वहां के एलजी आते हैं, और जहाँ पे एलजी भी नहीं है वहां के क्या आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी आते हैं। तो ये सब लोगों को मिला करके जो है नीति आयोग पूरा तैयार किया गया है, और इसकी अप्रोच को क्या कहते हैं, बॉटम से अप की अप्रोच। मतलब कि बॉटम लेवल पे स्टेट या और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के लेवल पर डिसीजन लिया जाता है और फिर वो सेंटर की गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से भी इसको जाना जाता है। ये सारे फैक्ट्स है हमारे इस बार तीसरे हफ्ते के। जल्दी आप लोगों से मिलते हैं फरवरी के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के साथ। जुड़े रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।